आज हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में, जो कि 10th क्लास के मैथ का पहला यूनिट है। तो देखते हैं क्या है। कहता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3√3, √2, 3/2, 3/2, 5, इस तरह के संख्या इत्यादि संख्या। कहता है परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो हम जैसे एग्जांपल करें 2, 3, √3, √2, 3/2, 3/2, 5, तो ये सारे समूह, जब ऐसे समूह हो इसमें हमको पता ना हो कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, तो इस सारे तरह के समूह को हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। तो इसमें दो बात आता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो पहले हम बात करेंगे अब परिमेय संख्या क्या होता है, जानेंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या क्या होता है, अब इसको लिखेंगे वैसे संख्या से संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जहाँ एक बात का याद रखिएगा, जहाँ p और q पूर्णांक हो, क्या हो? p और q पूर्णांक हो और q बराबर नहीं हो 0 के। कहता है वैसे संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक बात आता है, जहाँ p और q क्या हो? पूर्णांक हो। तो ये पूर्णांक क्या होता है? यानी पूरा अंक को क्या कहते हैं? पूर्णांक। p भी पूर्णांक हो, पूरा अंक हो, और q भी क्या हो? पूरा अंक हो, तो उसी को बोलते हैं पूर्णांक। और ये कंडीशन क्यों आया? q बराबर नहीं 0 के, क्योंकि ये ऐसे होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर बात करें p पूर्णांक p/0, तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये 0 0 0 0 0 0 चले जाएगा। जैसे हम 2 में 0 से भाग दें तो क्या होता है? 0, तो ये फिर यहाँ 0 हो गया, फिर 2 आ गया रिमाइंडर, फिर 0 से भाग देंगे, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर इस तरह से चलते जाएगा। ये प्रक्रिया चलते जाएगा और कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ये अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि कोई परिभाषा नहीं है, चलते जाएगा ये प्रोसेस। तो इसीलिए q बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देंगे तो वो क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है, यानी कि ये प्रक्रिया चलते रहता है, कभी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, तो इसी को कहते हैं अपरिभाषित। तो इसीलिए क्या कहता है? q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। और पूर्णांक क्या होता है? पूरा अंक होना चाहिए। जैसे बात करें p/q के रूप में 3/2, तो देखिए 3 भी पूर्णांक है और 2 भी क्या है? यहाँ पे पूर्णांक है। और 2 5/3 यहाँ भी लिखते हैं, इत्यादि। तो क्या ये देखिए p/q के रूप में है ही, और 3 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। अब 2 क्या है? परिमेय संख्या, लेकिन ये तो p/q के रूप में नहीं है। लेकिन अगर हम इसके नीचे 1 दे देते हैं, 2/1 कर देते हैं, तो क्या 2 में कोई चेंज होता है? क्या कोई चेंज नहीं होता है। तो हम कोई भी संख्या को, पूर्णांक संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे बात करें 4 या 5, तो इसको अगर हम कुछ नहीं है इसके नीचे, तो क्या 1 दोनों में दे सकते हैं? कोई चेंज नहीं होगा। 1 से भाग देंगे तो वही 5 रहेगा, अगर 4 में 1 से भाग देते हैं तो वो 4 रहेगा। तो ये क्या रहेगा? परिमेय संख्या ही रहेगा। यानी कोई भी पूर्णांक संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। और 5/3, यहाँ 5 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है, तो ऐसे इस तरह के संख्या को हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या वैसे संख्या, जस्ट इसका उल्टा, वैसे संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ भी वही कंडीशन है, जहाँ p और q पूर्णांक हो, क्या हो? पूर्णांक हो, और q बराबर नहीं हो 0 के। तो ये कंडीशन तो समझा दिए, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कह रहा है p और
Q क्या हो, पूर्णांक हो। जैसे बात करें √3, √2, √5 इत्यादि, ये सारे अपरिमेय संख्या है। कैसे अपरिमेय संख्या है? क्योंकि इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो किसी किसी के मन में आया होगा कि क्या हम √3 को अगर 1 से भाग देते हैं तो कोई चेंज नहीं आता है, तो ये p/q के रूप में तो हो गया, तो ये परिमेय संख्या क्यों नहीं हुआ? तो इसका मेन रीजन क्या कहता है, वैसे संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p और q क्या हो, पूर्णांक हो, जहाँ p और q पूर्णांक हो। तो नीचे तो आपने q पूर्णांक लिख दिए, कुछ नहीं, अगर नीचे इसमें √3 था तो नीचे 1 से भाग दिए और 1 हम मानते हैं कि पूर्णांक है। क्या √3 पूर्णांक संख्या है? क्या इसका पूर्ण वर्ग निकलता है? इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है। तो क्या q आपका p पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या हो गया। उसी तरह बात करें √2, लिख तो सकते हैं √2/1, लेकिन क्या ये p पूर्णांक है? नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या। अगर यही रहता कि √4/2 अगर बात करें तो क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो देखते हैं कि ये √4/2, तो अगर बात करें तो इसका देखिए 4 का पूर्ण वर्गमूल निकलता है 2 और 2/2, तो इसको अगर कटाएंगे तो 1/1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर जिसका पूर्ण वर्ग निकल रहा है तो उसको वो पूर्णांक में आ रहा है तो उसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जिसका वर्गमूल निकालने के बाद पूर्ण अंक नहीं आता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो अब यहाँ परिमेय और अपरिमेय समझ में आ गया। तो अब आते हैं भिन्न संख्या क्या होता है। तो भिन्न संख्या क्या होता है, जिसको हम वैसे संख्या जो अंश और हर के रूप में हो वो सारी संख्या क्या कहलाएगा, भिन्न संख्या कहलाएगा। जैसे √3/2, यहाँ ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि p और q पूर्णांक होना चाहिए, ये सब कंडीशन परिमेय और अपरिमेय में होता है। लेकिन भिन्न संख्या क्या है, जिसको अंश और हर के रूप में जहाँ भी संख्या कोई भी दिखे तो वो सारी संख्या क्या है, आपका भिन्न संख्या है। कहने का मतलब ये है कि सारे भिन्न संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकते हैं, लेकिन सारे परिमेय संख्या भिन्न संख्या होगा। क्यों? क्योंकि देखिए √3/2 ये पूर्णांक है तो ये भिन्न के रूप में भी है, लेकिन √3/2 ये देखिए ये भिन्न के रूप में है, लेकिन देखिए ये पूर्णांक नहीं है, और ये पूर्णांक है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये मतलब भिन्न के रूप में है क्योंकि ये ऊपर अंश और नीचे हर इस रूप में है, तो ये क्या है, भिन्न है। कहने का मतलब वही हुआ कि सारे परिमेय संख्या भिन्न संख्या है, लेकिन सारे भिन्न संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं आगे है इसमें भाज्य और अभाज्य संख्या। अब बात करते हैं कि भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होता है। पहले नंबर आते हैं भाज्य संख्या। क्या होता है भाज्य संख्या? इसको अपने भाषा में अगर लिखते हैं आसान तरीके से तो लिखिए वैसे संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे क्या बोलते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बात करें एग्जाम्पल 6, तो 6 क्या देखिए इसका गुणनखंड, इसमें 6 में किस किस से भाग लगता है, 1 से भी लगता है, 2 से लगता है, 3 से लगता है और 6 से भी लगता है। तो इसका देखिए क्या इसका गुणनखंड 2 से अधिक है, तो बिल्कुल है, क्योंकि देखिए इसका गुणनखंड कहता है ऐसे संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। देखिए 6 का गुणनखंड 2 से अधिक है, 1 से भी भाग लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, 3 से भी और 6 से भी, तो ये क्या हो जाएगा आपका भाज्य संख्या। फिर 8 की बात करें, 8 का गुणनखंड 1 से भी लग रहा है, 2 से लग रहा है, 4 से लग रहा है और 8 से लग रहा है, तो इसका भी गुणनखंड 2 से अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। लेकिन अगर बात करें अब अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है? तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसे संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे क्या बोलते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या वैसे संख्या जिसका गुणनखंड क्या हो, केवल 2 हो, तो उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे
7 का गुणनखंड हम करके देखें तो क्या 1 से लग रहा है, 2 से लग रहा है नहीं, 3 से लग रहा है नहीं, 4 से लग रहा है नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, तो डायरेक्ट किससे लग रहा है 7 से। तो देखिए इसका सिर्फ केवल कितना गुणनखंड है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या। अगर बात करें 9, क्या 9 अभाज्य संख्या है, तो देखिए 9 1 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है और 9 से भी लग रहा है, तो इसका गुणनखंड देखिए 2 से अधिक है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद हम बात करें 5 क्या है, इसका भी देखिए गुणनखंड 1 से, 2 से नहीं लग रहा है, 3 से नहीं, 4 से नहीं, फिर डायरेक्ट 5, तो इसका भी केवल 2 गुणनखंड है, ये क्या हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या। फिर अगर हम बात करें 11 का, तो फिर इसमें देखिए 11 में, फिर इसमें 1 से लगेगा, 11 से ही लगेगा, तो इसको ऐसे संख्या को क्या बोलेंगे हम अभाज्य संख्या। और अगर बात करें एक ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे इस तरह से आता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है। आप बात करें सबसे छोटी 2, देखो यहाँ पे देखते हैं 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, ये 2 सम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि इसका भी गुणनखंड देखिए 1 है और 2 है, केवल कितना गुणनखंड है 2 गुणनखंड है, ये भी 2 क्या है अभाज्य संख्या है, ठीक। और अब बात करें सम अभाज्य संख्या। सम क्या होता है, जिस संख्या में 2 से भाग लग जाता है, पूरा कट जाता है, रिमाइंडर 0 आता है, उसको हम क्या बोलते हैं सम संख्या। और जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगता है पूर्ण रूप से, तो उसको क्या बोलते हैं विषम संख्या। अब इसके बाद आते हैं प्रकृति संख्या क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होता है। प्रकृति संख्या और पूर्ण संख्या को देखते हैं कि ये क्या होता है। सिंपल ऐसा है कि गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग प्रकृति संख्या। और प्रकृति संख्या गिनती जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह की संख्या को हम क्या बोलते हैं प्रकृति संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होता है, जब 0 से स्टार्ट कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह सब जब 0 से शामिल कर देते हैं, यानी कि गिनती की संख्या में जब 0 को शामिल किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम पूर्ण संख्या। यानी कि गिनती की संख्या में जब 0 को शामिल कर देते हैं तो उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, और गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं प्रकृति संख्या। इसके बाद बात करते हैं आपका एल्गोरिदम, जो कि इस यूनिट में मुख्य टॉपिक है एल्गोरिदम। और एल्गोरिदम पे मतलब क्वेश्चन है, 2 नंबर का मार्क्स इसमें मतलब इस क्वेश्चन से आता है। तो समझना एल्गोरिदम क्या है। किसी भी प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप जब हम करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से जब हम उसको हल करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं एल्गोरिदम। कहने का मतलब एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप, यानी स्टेप से के स्टेप दर से जब किसी भी प्रश्न को हम करें सॉल्व, तो उसको हम बोलेंगे क्या एल्गोरिदम बोलते हैं। और उसके बाद एक आता है आपका प्रेमिका और लेमा, एक वर्ड आता है प्रेमिका और लेमा। ये क्या वर्ड है, हम इसमें प्रेमिका बोल रहे हैं ना कि प्रेमिका। तो इसमें समझना है कि ये क्या होता है। प्रेमिका या एक सिद्ध कथन है जिसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कथन को हम क्या करते हैं प्रूव करते हैं। ये सिद्ध कथन है प्रेमिका और लेमा, ये भी आपके यूनिट में था, तो इसको हम देखते हैं। ये एक सिद्ध कथन है जिसके माध्यम से हम किसी भी दूसरे कथन को प्रूव करते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या लेमा या प्रेमिका, ना कि प्रेमिका। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें मेन रूप से इस यूनिट में है HCF और LCM, लघुत्तम और महत्तम। तो बात करते हैं क्या होता है लघुत्तम और महत्तम, थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या होता है लघुत्तम और महत्तम क्या है। एक उदाहरण लेके इसको देखते हैं कि लघुत्तम और महत्तम क्या होता है। कहता है जैसे LCM का बात करें, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे मतलब कोई भी 2 संख्या का सबसे छोटा गुणज क्या कहलाता है LCM। यानी कोई 2 संख्या का या 2 से अधिक संख्या का सबसे छोटा जो गुणज होगा कॉमन गुणज, उसी को बोलते हैं LCM। और कोई भी संख्या का, कोई भी पूर्ण संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा उसी को बोलते हैं क्या HCF बोलते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे लेते हैं 8 और 12, इसका अगर हम बात करें इसका फैक्टर निकालते हैं तो इसका किस से लगता है, इसका और 12 इसमें किस से लगेगा, 1 से भी लगेगा, 2 से, 3 से नहीं लगेगा, 4 से और 8 से। उसके बाद अगर बात करें इसमें देखिए 1 से, 2 से इसका फैक्टर है, और फिर 3 भी है, 4 भी है, 5 नहीं है, 6 भी है, और क्या है 8 तो नहीं है, 8 से पूर्ण इसमें नहीं लग रहा है, फिर 9 भी नहीं है, फिर क्या है 12 है। इसमें हम जो सबसे बड़ा, दोनों का सबसे बड़ा फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या कहलाता है HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इस दोनों का सबसे बड़ा जो फैक्टर है उसी को बोलते हैं क्या HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों का देखिए इसका सबसे, इसमें अगर बात करें देखिए जो इसमें कॉमन क्या है, 1 तो है ही, छोटा है, पर 2 भी है, इसमें भी कॉमन है लेकिन छोटा, 3 इसमें नहीं है, 4 देखिए इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, 8 इसमें नहीं है। तो सबसे बड़ा देखिए कॉमन फैक्टर इसमें क्या है
4 ही है, क्योंकि दोनों में सबसे बड़ा 2 तो है लेकिन छोटा है, लेकिन सबसे बड़ा अगर 4 8 तो इसमें है ही नहीं, और इस 8 के बाद हमको यहाँ से 12 तो इससे कम नहीं है, 6 और 6 इसमें है नहीं, तो उसके बाद क्या बचता है 4, यानी सबसे बड़ा कॉमन जो कॉमन फैक्टर है उसी को क्या बोलते हैं हम HCF। और बात करें एलसीएम क्या होता है, अब यहीं पे बात करते हैं एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम क्या होता है, वो सब मतलब ये दो संख्याओं का गुणज अगर हम लिखें, जैसे 8 का गुणज क्या होता है 8 16 24 32 उसके बाद 40, इस तरह से चलते जाएगा गुणज। और 12 का 12 24 36 48, इस तरह से ये प्रोसेस चलते जाएगा। तो इसमें कहते हैं एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम में देखेंगे इसका यानी कि 8 और 12 इसका सबसे छोटा गुणज क्या कहलाता है एलसीएम। इसमें देखिए सबसे छोटा गुणज क्या है 8 और ये 12, ये तो नहीं है। फिर देखिए क्या सबसे छोटा कॉमन गुणज, इसमें देखिए 16 में 12 से भाग लग रहा है नहीं, तो यानी सबसे छोटा गुणज देखिए यहाँ भी 24 आ रहा है और यहाँ भी 24 आ रहा है, इससे कोई छोटा इसका गुणज है नहीं। तो इसका एलसीएम डायरेक्ट अगर देखें तो क्या हो जाएगा 24, सबसे छोटा गुणज। ये दोनों का गुणज लिखते हैं और उसमें गुणज में जो सबसे छोटा गुणांक आता है उसी को हम क्या बोलते हैं एलसीएम बोलते हैं। तो बस यही है कि सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसी भी मतलब पूर्णांक का सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होगा उसको हम क्या बोलते हैं एचसीएफ बोलते हैं, और किसी भी पूर्णांक का सबसे छोटा गुणज को हम क्या बोलते हैं एलसीएम बोलते हैं।